एवरीवन, वेलकम टू नॉन इन साइंस। बच्चों, आज का चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सिटी? इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ पे पड़ती है? ये कहाँ पे पड़ती है बताओ बच्चों? ये पड़ती है चार्ज के पास। ये चार्ज नामक एक महानगर के अंदर पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ पे पड़ती है? चार्ज नामक महानगर के अंदर पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इसका नाम होता है विद्युत। विद्युत। चलो विद्युत की बात करते हैं। तो विद्युत, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी जगह पड़ती है? चार्ज नामक महानगर के बीच में पड़ती है। तो सबसे पहले बात करिए कि चार्ज की। चार्ज की बात पहले क्यों कर रहे हैं? जब चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है तो चार्ज की बात पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। चार्ज क्या कहता है इलेक्ट्रिसिटी से कि हम हैं तो तुम हो, हम हैं तो तुम हो, ये हमारे बगैर तुम्हारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो चार्ज की बात कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने को तो कोई एतराज़ नहीं है। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैटर किसको बोलेंगे? जिसका मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे ही बोलते हैं ना मैटर। नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा, क्लास 9 के पहले चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा था। नहीं सर, हमें कुछ याद नहीं है। 9 का तो पूरा का पूरा साफ हो गया मेरा। तो साफ हो गया तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें जो मैटर की डेफिनेशन थी वो यही थी कि मैटर उसे बोलते हैं जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो क्योंकि उसका कुछ वॉल्यूम है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होगा। ये इसलिए बोलते हैं कि चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है? टू अट्रैक्ट और रिपील अदर मटेरियल। जिसका क्या काम होता है? या तो वो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? एक दो टाइप के हो सकते हैं चार्ज। एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से, और इसकी यूनिट होती है कूलम। अब एक बात बताओ, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? बट आप जितने भी क्या देखते हो अपने आसपास, कोई भी सामान जैसे देखते हो कि वह हमेशा अट्रैक्ट और रिपेल करते रहते हैं एक दूसरे को। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा। जैसे कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया था मैंने, वो क्या बताया था कि जैसे एक बलून है, बलून है, ओके, बलून को अपनी बाल पे यदि आप घिसते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और इसके पास छोटी छोटी चिट लाओगे पेपर्स की तो वो उनको अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करने लगता है मतलब, या फिर ऐसा करो कि थोड़ा सा दीवार पर घिसके इसको, दीवार थोड़ा सा सिर पे घिसके अपने पे और दीवार से चिपकाओ तो दीवार पे चिपक जाता है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज जनरेट हो गए। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियली चार्ज नहीं थे, बाद में चार्ज जनरेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, चार्ज तो हमेशा रहते हैं, क्योंकि चार्ज तो क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे थे, बट वो इक्वल अमाउंट में थी, एक दूसरे को बैलेंस करके रख रहे थे। जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज था, जितना उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ओवरऑल हो गया न्यूट्रल। और ओवरऑल न्यूट्रल होने की वजह से क्या हुआ कि वो शो नहीं कर रहा है ऐसा कुछ। मतलब वो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो शो नहीं कर रहा। बट अपन ने जैसे इसको सर से घिसा तो क्या हो गया? इस पर चार्ज जनरेट हुए। चार्ज जनरेट कैसे हुए? कि चार्ज का डिसबैलेंस, मतलब चार्ज अनबैलेंस हो गया। इसके ऊपर चार्ज अनबैलेंस हो गए। कैसे अनबैलेंस होंगे? जैसे कि माना कि कोई ये बॉडी है, इसके ऊपर है 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ये तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों पे चार्ज कितना होता है? इक्वल अमाउंट में होता है। और कितनी वैल्यू होती है उसकी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव में होता है। जब ये सेम अमाउंट में, तो आपस में न्यूट्रल कर देंगे और हो जाएंगे कैंसिल। बट अभी आपने क्या किया? इसमें दो इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करा दिए। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रोटॉन तो सेम है। तो नेट चार्ज इसमें कितना आ गया? अब 2 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज आ गया, वो भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज पर जनरेट हो गया। अब मैं क्या करता? दूसरे केस में ये कर देता कि प्रोटॉन निकाल देता, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। प्रोटॉन नहीं निकाले जा सकते, ना ऐड किया जा सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? देखो, ये है अपना एटम, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में चक्कर काटते रहते हैं। ये आउटर सेल थे ना, KLMN, इनमें चक्कर काटते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान है, और प्रोटॉन को निकालना तो असंभव सा काम हो जाएगा। यदि आपने इनको निकाला या इसको अंदर ऐड करने की कोशिश करी तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी। इसीलिए प्रोटॉन को तो नहीं निकाल सकते आप, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो और उनको ऐड कर सकते हो। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन का ही नाम लिया। तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 10 - 8, क्योंकि 10 क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो +10 आएगा, और इस पर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज जनरेट हो गया। ये कितना पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इस तरह से चार्ज को जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पता था ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ बट किस में? नेगेटिव में होता है। प्रोटॉन पे चार्ज भी इतना ही होता है, बट पॉजिटिव में होता है। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। बात समझ में आई चार्ज की? अब दो सेम चार्ज होंगे, सेम नेचर, यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बट नेगेटिव साइन के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो चार्ज के बारे में। एक तो चार्ज के बारे में क्या चीज़ पता चली कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कोई भी जो अपने पास मॉलिक्यूल है वो जनरली तो
जनरली तो न्यूट्रल होता है, बट इस पर चार्ज इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कहानी समाप्त हुई बच्चों, बोलो स्वाहा। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल वर्ड में, कि जैसे आप गए बच्चों केला खरीदने, सर आप क्वांटाइजेशन से चार्ज पढ़ा रहे हैं या केला खरीदने भेज रहा हूँ मैं? अरे सुनो बच्चों, आप बनाना खरीदने गए और आपने बोला उससे भैया से, भैया मुझे 1 दर्जन बनाना दे दो, तो उसने 12 बनाना दे दिए। अब आपने बोला आधा दर्जन दे दो, तो 6 बनाना दे दिया। आपने बोला 1 बनाना दे दो, तो 1 बनाना दे दिया। 2 बनाना, 2 बनाना। अब आपने उससे बोला 1.5 बनाना दे दो, फिर उसने क्या बोला? दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़ लग गया हमें। तो आपने कहा ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब ये क्वांटिटी फिक्स है। बनाना या तो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर में। मतलब 1 के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 4 का, मतलब ऐसे, मतलब मिनिमम 1 ले सकते हो और उसके ऊपर उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, 2, 3, 4, 5। ऐसे नहीं ले सकते कि 1.5 दे दो, 2.5 दे दो, 3.5, ऐसे नहीं मिलते ना बनाना, ऐसे नहीं मिलते। आप कह सकते हो नहीं, आधा तोड़ के भी दे सकते हो ये, तो आपको तोड़ के तो दे सकते हैं, बट हड्डियाँ तोड़ के देंगे आपको, आपकी हड्डियाँ तोड़ देंगे पहले। इसलिए समझ रहे हो ना, मतलब उनकी क्वांटिटी फिक्स है, उनको क्वांटिटी में बांटा गया पहले से कि वो इतने ही अमाउंट में आपको मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही जो चार्ज होता है ना, वो भी क्वांटाइज रहता है, मतलब वो फिक्स अमाउंट में मिलता है, उससे कम चार्ज नहीं मिलता और उसके बीच का चार्ज नहीं मिलता। तो कितना होता है? मिनिमम चार्ज जो होता है वो मिल सकता है आपको 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना। बाकी उससे आगे कितना चार्ज मिलेगा? जैसे इतना मिल गया, 1 ही मिल गया, उसके बाद मिलेगा 2 ई, उसके बाद मिल सकता है 3 ई, उसके बाद 4 ई, उसके बाद 5 ई, उसके बाद 6 ई। मतलब समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के ये जो मल्टीपल होंगे नेचुरल नंबर वही होंगे, 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो जो क्वांटिटी हो सकती है चार्ज की, जो चार्ज की अमाउंट हो सकती है, क्यों क्या है यहाँ पे चार्ज है, कितना हो सकता है? एन इंटू ई। ई तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसकी वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, कूल। और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमेशा नेचुरल नंबर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.5, 2.5, 2.75, 2.85, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सीधी सीधी कहानी ऐसे चलेगी। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं, क्यू इक्वल टू एन ही होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। कूलाम, ULUMB। आप ये मुझे बताओ बच्चों कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलाम चार्ज में, तो फॉर्मूला लगाओगे कि इक्वल टू एन ई। चार्ज कितना दे रखा है? 1 कूलाम, यानी कि क्यू की वैल्यू 1 कूलाम है। अच्छी बात है, क्यू एन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछिए ना, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एन ई लिखा है ना, तो ये होता है चार्ज इतना, 1.6 इंटू 10⁻19। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 10⁻19 अपॉन 1.6, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 10, 5/8 इंटू 10⁻19। तो 10 इधर ले लेते हैं तो यहाँ रह जाएगा 10⁻18, ये रह जाएगा 50/8 इंटू 10⁻18, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 48, ठीक है, 48, कैरी आएगी 2, 48 2 आएगी ना कैरी, 2 कैरी आ गई, तो 2 को करने के लिए 0 लगाया, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ये 2 लगा दिया, 16 बचे 4, 4 के बाद 0, 8 5 जा 40, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब समझ रहे हो, 625 इंटू 10⁻16। इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने चार्ज में? 1 कूलाम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन के बेस पे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी अपने पास जो चीज़ें हैं उनको 3 पार्ट में, कोई भी सब्सटेंस होगा उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो कंडक्टर होगा, या तो सेमी कंडक्टर होगा, या तो इंसुलेटर होगा। अच्छा, कंडक्टर किसे बोलते हैं? कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मूव कर सकते हैं, और जो मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कंडक्टर, जो कंडक्टर नाम कहाँ से आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देते हैं। इजीली फ्लो क्यों होने देते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईजी होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इनमें ईजी क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में होता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री फॉर्म में क्यों होते हैं ये भी बताओ? क्योंकि कंडक्टर होते हैं ज़्यादातर मेटेलिक, और मेटेलिक एटम का साइज़ जो होता है वो होता है बड़ा, और मेटल एटम का साइज़ यदि बड़ा होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि गैप ज़्यादा होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस नहीं लगा पाएगा कि वो उसको बाहर ना निकल दे। मतलब अट्रैक्शन फोर्स इस पर कमजोर होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और अपन जानते हैं फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये क्या वे की बातें बता रहे हो आप? समझोगे इस फॉर्मूले को, धीरे धीरे समझोगे, कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करो। बट ये होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं होता, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि जो मेटल का साइज होता है वो बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से मूव कर सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा, तो ये कंडक्टर बना देता है मटेरियल को। दूसरे होते हैं सेमी कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बट उतनी ज़्यादा अमाउंट में फ्री नहीं होते, मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते जितने कंडक्टर में होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो जनरली जो इंसुलेटर होता है वो नॉन मेटल के बनते हैं, और नॉन मेटल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, क्योंकि उनका साइज होता है कम, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यदि पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर लगता है ज़्यादा, एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया यानी फ्री फॉर्म में नहीं आया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प नहीं करेगा। तो समझ में आया ना, सब्सटेंस कितनी टाइप के हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, सेमी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेंगे बट कंडक्टर से कम, और इंसुलेटर से ज़्यादा। इंसुलेटर वो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, और अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू इट, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करेंगे अपने थ्रू, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है इसका, सिलिकॉन। ओके कि बच्चों, एनी डाउट, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट तो नहीं आता, तो आगे चल सकते हैं क्या, यदि आपकी अनुमति हो तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो बच्चों, आप कैसे बोल पाओगे। दूसरे एग्जांपल जैसे इसके बता देता हूँ, सिलिकॉन आर्सेनिक ये एक एग्जांपल हो गया, एक गैलियम आर्सेनिक एग्जांपल याद रखो, एक टाइटेनियम डाइऑक्साइड या CO2, ये एग्जांपल याद रखो, ये 3 एग्जांपल भी सेमीकंडक्टर के। इंसुलेटर ये दे डू नॉट अलाउ करंट टू पास, क्यों करंट पास नहीं फ्लो होने, क्यों नहीं पास होने देंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, यदि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। दे डू नॉट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल वो बात करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, मोबाइल मतलब मूवमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। एग्जांपल PVC ग्लास एवर बोर्ड, और जो मेटल जो कंडक्टर के एग्जांपल देख लो, जितने भी मेटल होते हैं ज़्यादातर कंडक्टर होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उन एक्सेप्शन का नाम आपको बताना है, ये तो आपका फर्ज बनता है कि कुछ मेटल जो होते हैं कंडक्टर नहीं होते उसका नाम बताओ बच्चों, फटाफट से नाम बताओ। ये तो सारे मेटल में कंडक्टर होते हैं, कुछ मेटल कंडक्टर नहीं होते, उनका नाम बताना जो एक्सेप्शन होते हैं। सेमी इंसुलेटर ज़्यादातर नॉन मेटल, बट कुछ जैसे कि बच्चों कार्बन के, जो आप कार्बन के बारे में सुना होगा आपने, नहीं सर हमने नहीं सुना। डायमंड के बारे में हाँ सर सुना है। ग्रेफाइट हाँ सर सुना है। फुलरिंग हाँ सर। ये तीनों क्या है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और जिनमें से ग्रेफाइट हालांकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, पर ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं, अभी तक चार्ज की बात करी, चार्ज तक अपन पहुंचना ही क्यों चाहते थे, क्योंकि अपन यहाँ पहुंचना चाहते थे, अपना मेन एम ही ये था क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक चार्ज पढ़ रहे थे, क्योंकि चार्ज ही बेसिक होता है इलेक्ट्रिक करंट तक पहुँचने का। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में किसी एरिया से पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि ये कोई वायर है, ये वायर है, यहाँ से चार्ज पास हो रहा है क्यू अमाउंट का, ये एरिया है, तो इस एरिया ए से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, Q/T, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और दूसरी यूनिट की बात करेंगे तो इधर चलते हैं Q/T, क्योंकि Q की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की हो गई सेकंड, तो इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड। एक यूनिट एम्पियर होती है डायरेक्ट, और दूसरी देखी जाएगी तो कूलाम पर सेकंड। अब बात करते हैं 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन आप बताओ कि 1 एम्पियर कैसा आएगा, जब चार्ज भी 1 कूलाम हो और टाइम भी 1 सेकेंड हो। तो 1 एम्पियर किसे बोलेंगे, व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। यदि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में किसी वायर से फ्लो होता है तो वो कितनी करंट जनरेट करेगा, 1 एम्पियर की करंट जनरेट करेगा। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में किसी वायर से फ्लो होता है तो वो 1 एम्पियर की करंट जनरेट करेगा। और एम्पियर को मेजर करने की जो डिवाइस होती है वो होती है एमीटर। कौन सी मीटर, एमीटर। और ये हमेशा ही इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में लगाई जाती है। सीरीज़ क्या है सर, ये अभी आगे पता चलेगा, बट अभी इतना याद रखो कि अमीटर करंट को मेजर करता है, और ये भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है सीरीज़ में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली ज़ीरो होता है, मतलब
इतना होना चाहिए जीरो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। सर ये नई टर्म ले आए आप, रेजिस्टेंस नई टर्म ले, ठीक है नई टर्म है, बट आगे इसी चैप्टर में समझी जाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अमीटर क्या होता है, ये डिवाइस जो होता है करंट को मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस आइडियली तो जीरो होना चाहिए, बट आइडियली मतलब प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो पाता। इसका मतलब इसका जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है सीरीज़ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चलो बात करते हैं इसकी। क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहे थे, अभी मैंने बताया था किसी वजह से चार्ज फ्लो हो रहे थे, तो चार्ज फ्लो तो अपने आप होंगे नहीं। कोई भी चीज़ अपने आप कहाँ होती है दुनिया में, कोई अपनी चीज़ है। जैसे कि ये पानी की टंकी की तरह एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, कोई एग्जाम्पल चिपका देता हूँ यहाँ पे। और दूसरे केस में ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी है, या यहाँ पे भी पानी, पानी के पानी का रंग कैसा जिसमें मिलाए उसके जैसा, ठीक है अच्छी बात है। अब दोनों सेम लेवल पर हैं, यदि दोनों सेम लेवल पर रखे हुए हैं तो क्या इधर से पानी इधर फ्लो होगा, इधर से पानी इधर फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट का ग्रेविटी का डिफरेंस नहीं है। बट एक टंकी ऊपर रखी हुई है, ये टंकी ऊपर है, और एक टंकी नीचे रखी हुई है। अब यहाँ पे हाइट का डिफरेंस आ गया ना बच्चों, हाइट का डिफरेंस आ गया, मतलब ग्रेविटी काम करेगी। ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू mgh। चलो mgh की बात नहीं कर रहे अभी, तो इतना देखो कि दोनों में डिफरेंस आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया हाइट में डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो होगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा, जो ऊपर रखा हुआ है उस वाले टैंक से नीचे रखे हुए टैंक की साइड में वाटर का फ्लो होगा, वाटर का फ्लो होगा। समझ में आया? तो इसमें वाटर का फ्लो किस वजह से हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ऐसी करंट का फ्लो किसी ना किसी चीज़ के वजह से होना चाहिए, तो वो कारण जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जिसको बोला जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस भी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जैसे यहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल, हायर। यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हायर है ना, जो ऊपर टैंक रखा हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हायर है एज कम्पेयर टू जो नीचे टैंक रखा हुआ है उसके कंपेरिजन में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाले की हायर है। इसी तरह से जो करंट फ्लो होता है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। समझ में आया? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में करंट का फ्लो होगा। अच्छा, अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल को डिफाइन ऐसे किया जाता है, जब आप किसी एक चार्ज को, ये चार्ज है Q, आप इसको पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाने के लिए जितना भी कार्य करोगे, जितना भी वर्क करोगे, वही होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी चार्ज Q को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने के लिए इतना वर्क किया जाता है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है W/Q होता है। ये W क्या है, वर्क डन है। वर्क डन किस लिए किया जाएगा, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो ये वर्क डन है। और Q है यहाँ पे चार्ज, Q है यहाँ पे चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क किया जाएगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात भी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया, यही होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और इसकी वोल्टेज की जो यूनिट होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट्स होती है। क्या होती है, वोल्ट्स होती है। और जबकि वर्क डन को किस में मेजर किया जाता है, जूल में, जूल में। और जो वोल्टेज था उसका जो फॉर्मूला था W/Q था, तो इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर यूनिट कुलाम, जूल पर यूनिट कुलाम, ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसको क्या बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, वोल्ट्स। ठीक है, अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट से सीधे जाओ फॉर्मूले पे जाओ। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक चार्ज को ले जा रहे हो, तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक चार्ज को ले जा रहे हो तो क्या होगा, जब एक जूल वर्क किया जाए, जब यूनिट चार्ज को, यानी कि Q/1 यूनिट चार्ज हो गया, यूनिट चार्ज को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक ले जाने के लिए यदि यूनिट वर्क किया जाएगा, यानी वर्क इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल यदि वर्क किया जाएगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे वो V होगा। देखो क्या लिखा है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल कार्य किया जाए, कब, टू मूव 1 कूलम चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, तब वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट का होता है। अब वोल्ट मीटर को मेजर कैसे करेंगे, जैसे अमीटर ने क्या किया था, अमीटर ने करंट को मेजर किया था, ऐसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम वोल्ट मीटर होता है। अच्छा, जैसे कि अमीटर लगाता जब मेजर कर रहे थे तो सीरीज़ में लगाना चाहिए मीटर को, जबकि वोल्ट मीटर को लगाना चाहिए बच्चों, वोल्ट मीटर को लगाना चाहिए पैरेलल में लगाना चाहिए किसी कनेक्शन में। जैसे कि अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस 0 था, ऐसे ही वोल्टेज का आइडियल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते, तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस हो सके उतना ज़्यादा मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस बनाते हैं। क्वेश्चन आ गया, हाउ मच ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 8 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर वोल्टेज का 8 वोल्ट, अच्छी बात है,
एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ईच कूलाम। अच्छा, ईच कूलाम का मतलब Q इक्वल टू 1 है। तो ये पूछ रहे हैं एनर्जी, तो यहाँ पे तो अपन एक ही फॉर्मूला जानते हैं, W/Q। V की वैल्यू 8 दे रखी है, W की वैल्यू पता करनी है, Q की वैल्यू 1, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा 8 जूल। क्या जूल में आएगी वैल्यू? क्या जूल में आएगी वैल्यू? ये आपको बताना पड़ेगा, क्या जूल में आएगी वैल्यू कि नहीं आएगी वैल्यू, ये आप बताओगे, इस यूनिट आप बताओगे बच्चों। चलो यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ करंट देखते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है। तो चलो पहले करंट कैसे फ्लो होता है इसकी बात बाद में करेंगे। इस सर्किट को देखो आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी है, सेल मानो इसको, ये सेल है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। जो करंट फ्लो होता है अपने शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों मतलब समझ रहे हो, फिजिक्स की दुनिया के हिसाब से जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। मतलब करंट पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? नेगेटिव पॉइंट से, नेगेटिव वाले साइड से। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। बट शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन में नहीं, जबकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये कौन सी घट लगाई इन्होंने? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इन्होंने ऐसा बोला, अपने पूर्वजों ने ऐसा बोला। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले इलेक्ट्रॉन करंट की डिस्कवरी हो गई। अरे ये कैसी बात हो गई? हाँ बिल्कुल ऐसी बात हो गई। तो इसीलिए तो इन्होंने बोल दिया कि जब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है मतलब उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि करंट को ये बहुत बड़ी चीज़ मान रहे थे, और करंट जैसी चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इन्होंने ऐसा बोला। नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो नहीं हो रही होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ है उसकी वजह से हो रही। तो उन्होंने बोला कि जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअली में होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट के यदि टाइप देखें तो कन्वेंशनल करंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब जिस डायरेक्शन में एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन मानी गई थी और अभी तक मान रहे हैं। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैंने अभी बताया फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल, ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जो कि एक्चुअल करंट की फ्लो की डायरेक्शन मानी गई है वो यही है। जबकि इलेक्ट्रॉन करंट कहाँ से कहाँ? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ओके, प्रैक्टिकली नॉट रिक्वायर्ड, इसमें प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट देखो, प्रैक्टिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है करंट की डायरेक्शन की। जो करंट की डायरेक्शन अपन मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की, प्रैक्टिकली इसकी क्यों इंपॉर्टेंस नहीं? क्यों इंपॉर्टेंस नहीं? क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा है ना। एक्चुअली फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और वो कहाँ से होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है पार्शियली, बट वो नॉट रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये सर्किट क्या होता है? मुन्ना भाई MBBS देखिएगा बच्चों, तो उसमें जो सर्किट होता है ना वही सर्किट यहाँ पे पढ़ेंगे, पर नहीं है नहीं बच्चों वो नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं सर्किट क्या होता है। सर्किट होता है कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सोर्स एंड अनदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सर ये क्या बता दिया आपने? कुछ समझ नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ आपको क्या बता दिया मैंने, कि ये कंटिन्यूस पाथ होता है बच्चों। ये कंटिन्यूस पाथ होता है जो एक सोर्स अपना यहाँ पे क्या है? सेल, जिसका एक टर्मिनल सोर्स से जुड़ा होगा और इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होंगे, इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होंगे और उसमें से करंट फ्लो होगा। और ये कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस एंड क्लोज। कंटिन्यूस एंड क्लोज होगा तभी ये हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको ये की है, इसकी हेल्प से ऑन ऑफ किया जा सकता है, सर्किट को ऑन ऑफ किया जा सकता है। मतलब जब इसमें करंट फ्लो कराना होगा तो की को ऑन कर दोगे, जब करंट फ्लो नहीं कराना होगा की को ऑफ कर दोगे। समझ आ गया? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है बिटवीन टर्मिनल ऑफ सोर्स। तो ये सोर्स के दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये सोर्स के दो टर्मिनल है, उनके बीच का कंटिन्यूस पाथ है और इसके बीच में इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे हुए हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, सीधी बात है। तो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं? क्लोज कब है? जब इस की को ऑन कर दोगे तब इससे करंट फ्लो होने लग जाएगा, तब ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। जब की को ऑफ कर दोगे, ऑफ करने का मतलब होता है ये डॉट लगा रखा है उसको हटा दो, डॉट लगा रखा है उसको हटा दो, तो ये क्लोज, इसको माना जाता है ओपन। डॉट लगा दिया, अब यहाँ पे ये डॉट मतलब नहीं लगाया हुआ ना, इस की के अंदर डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। जैसे ही डॉट लगा दूंगा मतलब करंट, ये सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो मैंने अभी डॉट वॉट आपको बता दिया, पर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप सर ये डॉट वॉट क्यों लगा रहे हो। तो जो मैंने अभी साइन बनाया ना, ये वाला जो साइन बनाया ऐसा करके, ये की का साइन है। जब इसके अंदर डॉट नहीं लगा हुआ है मतलब सर्किट है ओपन, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे इसके अंदर डॉट लगा दिया मतलब सर्किट क्लोज्ड है और करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही कुछ सिंबल हैं, जैसे कि वायर का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लैंप और लाइट
ग्लोब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को ऐसे, बैटरी को नहीं, एक्चुअली में ये सेल है, एक्चुअली में ये सेल है। तो बैटरी क्या होगी, बैटरी होगी जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ये वाली होगी बैटरी वाली होगी, जब दो या दो से ज़्यादा सेल को आप, ये है बैटरी, ठीक है, ये सेल है सिंक, क्योंकि इसमें सिंक। ये स्विच हो गया, स्विच को जब भी मैं ऑन ऑफ करना बता रहा था ना ऐसे, ये स्विच, ये भी स्विच है, जब इसको ऐसे करके इसे जोड़ दोगे तब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। जब ये नहीं जुड़ा हुआ है इस कंडीशन में तो ये ओपन सर्किट, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब इसको जोड़ दोगे तो करंट फ्लो होने लगा। स्विच को दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यदि ऐसे करके रखा हुआ है तो ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब इसमें डॉट लगा देंगे तो क्लोज सर्किट, करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मोटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये जो ऐसा है, अमीटर को ऐसे, वोल्ट मीटर को ऐसे, इलेक्ट्रिक वैन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये भी करंट मेजर करता है, और करंट मेजर कौन करता है, एमीटर, और गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। पर ये क्या एक्स्ट्रा करता है, अमीटर करंट की डायरेक्शन बताता नहीं है, जबकि गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताएगा। यदि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी जो, ये जो घड़ी का कांटा है, इसको घड़ी का कांटा नहीं बोल सकते, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है जिसको बोलेंगे, वो एक डायरेक्शन में जाएगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो सुई है वो मूव करेगी, तो पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, जबकि अमीटर ऐसा कुछ नहीं बताता। अब बात करते हैं लॉ की, ओम्स लॉ की बात करते हैं। अरे ये क्या कर दिया सर आपने, ऐसे ही कर देते हैं अपन। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ओम्स लॉ आपसे ये कहता है, इसके लिए एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है। उन्होंने ऐसे करके 3-4 बैटरी ऐसे जोड़ रखी हैं, और ये अपना एक सर्किट बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी नहीं होगी, यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने एमीटर। एमीटर क्या बताएगा, पता ही आपको, करंट होता है। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सिर्फ एक कनेक्शन करते हैं, मतलब यहाँ से और ये इसका कनेक्शन कर देते हैं, मतलब एक ही बैटरी अभी जुड़ी हुई है, फिलहाल एक ही बैटरी जुड़ी हुई है। तब इन्होंने देखा अमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है वो इन्होंने नोट कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, सर्किट में 2 बैटरी जोड़ दी, ऐसे करके 2 बैटरी। अब यहाँ से जो भी निकलेगा करंट वो ऐसे करके फ्लो होगा ना, इससे, हाँ ऐसे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ऐसे करके फ्लो होने की वजह से इन्होंने क्या बता दिया, ऐसे 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 यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा। ये बीच का कनेक्शन डालो बच्चों, ये डालो, ये डालो। समझ आया, यहाँ से जो भी ये करंट निकलेगा इससे फ्लो होके, इससे फ्लो होके वापस अंदर चला जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ में जो अमीटर में करंट की रीडिंग है वो भी बढ़ती जा रही है, अमीटर में करंट की रीडिंग भी बढ़ती जा रही है। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस कॉन्स्टेंट, अब इसको जब हटाया गया प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो यहाँ पे लगाया इक्वल, और वी इक्वल टू आया आई आर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद जो कॉन्स्टेंट आया वो था आर। आर क्या है यहाँ पे, रजिस्टेंस, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जिसको बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो ओम ने क्या देखा कि जैसे जैसे करंट, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पर ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर में वेरिएशन आया तो वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा, ये रिलेशन कुछ और हो जाएगा पर प्रोपोर्शनल नहीं होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा, उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो, वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, बट कब तक, जब तक टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे कार्यक्रम हो रहा है आपका। यदि टेम्परेचर चेंज हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होगा। समझ में आ गई, तो इसकी कंडीशन समझ आ गई। वी प्रोपोर्शनल टू आई है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है आर, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओम लॉ को कैसे वेरीफाई करोगे, ओम लॉ को वेरीफाई करने का क्या तरीका है मैंने अभी बता दिया। ये वाला जो सर्किट बनाया था ना, ऐसे करके वेरीफाई करोगे। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। और इसका एक प्यारा सा सुंदर सा ये अपने को बना रखा है, ये ग्राफ भी बना रखा है जिसमें एनसीईआरटी में वी और आई के बीच में। तो पहले सबसे पहले वी जीरो था तो आई भी जीरो, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं, जितना अमाउंट में आई बढ़ा रहे हैं उतने अमाउंट में वी भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यहाँ से वी इक्वल टू आई आर होता है, और आर क्या है, वी अपॉन आई। तो वी एंड आई की जो स्लोप होती है, वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है, वी आई ग्राफ की स्लोप को बोला जाता है रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ की स्लोप को रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब स्लोप आपको निकालनी है, जैसे कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर। इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो है 5, इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो है, इस जगह पर मतलब 4 वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है 15। तो यदि आपको इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो स्लोप से क्या आएगा, आर आएगा,
और स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1, मतलब ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, और हॉरिजॉन्टल में ये वाला पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। तो r क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v2 कितना है 15, v1 कितना है 5, i2 कितना है 4 और i1 कितना है 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10/2, यानी कि r इक्वल टू 5 ओम आएगा। समझ में आया। वी आई ग्राफ की स्लोप क्या है, मतलब ये एंगल होता है स्लोप एक्चुअली में, जिसको टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को, वी आई ग्राफ की स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे प्यारा सा, ये अरे यार ये बड़ा बन गया, यहाँ से तीनों के तीनों ओरिजिन से निकल रहे हैं, तीनों के तीनों 1 2 एंड 3 वी एंड आई। अब इन तीनों में से ये बताइए बच्चों, आप ये बताइए कि तीनों में से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उसी का होगा जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप होगी, और स्लोप क्या होती है, ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे ज़्यादा एंगल कौन बना रहा है, 3, ग्राफ नंबर 3 सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, मतलब ग्राफ नंबर 3 सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वी आई ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, आर को। बट ये ग्राफ ऐसे बना होता आई और वी के बीच में बच्चों, तब क्या होता 1 2 3, ये 3 ये 2 ये 1, तब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होता, तब होता सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 1 का। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ से वी और आई के बीच में तो स्लोप बन रही तो आर आएगी, बट आई और वी के बीच में यदि आप इसको उल्टा कर दोगे तो 1/r आएगा। मतलब आई और वी की स्लोप जितनी ज़्यादा, आर की वैल्यू उतनी कम, आर की वैल्यू उतनी कम, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की बात तो अपन ने इतनी कर ली, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, बट आर होता क्या, रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस है बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अपनी मस्ती में फ्लो होना चाह रहा है, चार्ज अपनी मस्ती में फ्लो होना चाह रहा है, जैसा कि अभी तुमने देखा चार्ज फ्लो होना चाह रहा है, बट चार्ज को फ्लो होने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज़, जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर किसी ना किसी एटम से बना हुआ, और एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब उसको फ्लो नहीं होने देंगे कि बेटा रेजिस्टेंस तू ऐसे कैसे कहाँ जा रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस को बोला जाता है, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो चार्ज के फ्लो होने में जो बाधाएं हैं बच्चों, जैसे आपके जीवन में भी कई सारी बाधाएं हैं। नंबर 1 बाधा रहा, वो वाले बाधा नहीं, बाधाएं हैं। जैसे कि आप नीट की तैयारी तो करना चाहते हो, पर आपको ये नहीं पता कि कहाँ से किया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या, अपनी कोचिंग और क्या अननोन एंड साइंस में आइए और पढ़ के जाइए और मज़े से सेलेक्ट हो जाइए। तो अननोन एंड साइंस में मैं बता रहा हूँ ना, एक बात ये है कि आप कोचिंग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कोचिंग हो कि नई नई प्रचार आ रहे हैं, इतने प्रचार आ रहे हैं, किसको लें किसको देखें, एडवर्टाइजमेंट की बौछार आ चुकी है आपके ऊपर, किस में जाएँ, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे लोग बताते हैं ये सिलेक्शन लो, वो सिलेक्शन लो, ये लो ये लो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर एडमिशन लिया जाए। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा क्या करूँगा आपको पता ही, चलते आगे। तो वी इक्वल टू आई आर हो गया यहाँ पे। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, अच्छा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है, सॉरी 1 ओम नहीं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ओम भी लिख देते हैं इसको ओम, और इसका सिंबल होता है ये वाला स्लोप, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो 1 ओम क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर से आर क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। तो 1 ओम कब होगा, जब वोल्टेज 1 हो जाए और करंट भी 1 हो जाए, तब 1 ओम आएगा ना। तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड विच अलाउड 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट। यदि आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो और जो 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराता है, तब जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट के पास में वो होता है 1 ओम का। तो रेजिस्टेंस किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, इसको जानने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या ये चीज़ कैसे पता होगी, तो ऐसा देखा गया बच्चों, ऐसा देखा गया, देखो पहले मैं बता देता हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम इन्होंने खाली छोड़ दिया इसको खाली, और यहाँ पे लगा दिया इन्होंने एमीटर। अच्छा तो यार तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यदि वी सेम है तो आर क्या होगा, वी अपॉन आई होता है। यदि वी सेम है तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी आई कम होता जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, इस वाली जगह पे जो इधर खाली पड़ी उनमें इन्होंने एक वायर लगाया जिसकी लेंथ थी एल। तो एक करंट की अमाउंट इन्होंने नोट करी, मीटर से नोट करी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस जगह पे जो वायर लगा दिया वो 2L लेंथ का लगा दिया, 2L लेंथ का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वायर लगाया उसकी लेंथ थी 2L। और 2L लेंथ पर इन्होंने क्या देखा, जैसे ही उसकी लेंथ दोगुनी कर दी तो करंट आधा रह गया, करंट आधा। इसका मतलब क्या पता चला इनको कि जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई की, ये तो पहले से ही पता था, पर इन्होंने क्या देखा कि लेंथ को डबल करने पे करंट आधा हो रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा 2 टाइम्स।
यदि लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस 2 टाइम हो गया होगा, तभी तो करंट आधा होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यदि रेजिस्टेंस 2 टाइम तो करंट 1/2, यही होगा। तो इन्होंने सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि लेंथ की जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। फिर उन्होंने दूसरे केस में क्या किया कि लेंथ ली और फर्स्ट टाइम पे एरिया लिया ए, उसका एरिया ए लिया। एरिया मतलब ये समझ रहे हैं ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। पहले ए लिया एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर था। ठीक है। फिर दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, लेंथ सेम रखी बट एरिया डबल कर दिया। एरिया डबल किया तो उन्होंने देखा कि करंट भी डबल हो गई, करंट भी बढ़ गई। करंट बढ़ गई इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ से इन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि मटेरियल चेंज कर दिया। अब लेंथ और एरिया में कोई चेंज नहीं किया, एक और ये मटेरियल लिया, जैसे कि कॉपर ले लिया, सेम लेंथ है सेम एरिया है। दूसरी बार क्या किया, कॉपर को हटाया और सिल्वर ले लिया। तब भी उन्होंने देखा कि सिल्वर के केस में करंट ज़्यादा फ्लो हो रही थी, जबकि कॉपर के केस में कम फ्लो हो रही थी। इसका मतलब ये मटेरियल पे भी डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। कौन, रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करती है। और मटेरियल पर डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है रजिस्टिविटी। ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस अलग चीज़ होगी, रजिस्टिविटी अलग चीज़ होगी। रजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब हर एक मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी अलग होगी। जैसे कि एजी ओजी लोजिस सुनोज। तो एजी मतलब सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। इसका मतलब एजी अच्छा कंडक्टर है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता। तो इससे इन्होंने क्या देखा, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, आर प्रोपोर्शनल टू रो, आर इक्वल टू रो एल वाई ए इन्होंने निकाला। आर इक्वल टू रो एल वाई, रो पे एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये टेम्परेचर रहना चाहिए यहाँ पे भी कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो ये रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी तो है ये। अब देखते हैं कि एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ये देख लिया था। और एल पे कैसे डिपेंड करता है वो भी देख लिया, और रो पे कैसे डिपेंड करता है वो भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें तो देख ली। और आर हो गया रो एल वाई ए। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब कोई मटेरियल जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उतनी ज़्यादा। अब देखो लेंथ के इंक्रीज होने पे क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कि अभी तक लेंथ थी एल, तो चार्ज को सिर्फ इतने लेंथ में रेजिस्टेंस मिल रहा था, सिर्फ इतनी लेंथ में। अब आपने इसकी लेंथ कर ली डबल, तो चार्ज को अब ज़्यादा टाइम तक रेजिस्टेंस मिलेगा ना यार। पहले तो सिर्फ एल लेंथ तक ही मिल रहा था, अब ये 2L लेंथ तक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर आपने क्या किया, एरिया को बढ़ाया। पहले एरिया था ए, फिर आपने क्या किया, एरिया कर दिया 2A कर दिया। लेंथ सेम है, एरिया 2A कर दिया। अब बच्चों एरिया 2A आप करोगे, एरिया को आप यदि फैला दोगे तो पहले उसको बेचारे को चार्ज को इतने एरिया से पास हो, अब चार्ज को पास होने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई। पहले आपको इतनी छोटी सी गली से निकलना पड़ रहा था, अब आपको इतनी बड़ी गली से निकलना पड़ रहा है। तो किस गली में रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जो गली चौड़ी होगी उसमें ना। तो एरिया बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और रो पे कैसे डिपेंड किया वो तो मैंने बता ही दिया। तो आर इक्वल टू रो एल वाई ए ऐसे हो जाता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। इसकी यूनिट कैसे डेराइव करोगे, आर इक्वल्स टू रो एल वाई ए, क्योंकि आपको रो की यूनिट निकालनी है। तो रो इक्वल टू आर ए वाई एल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आर की यूनिट क्या होती है ओम, और ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, एल की यूनिट एम, तो मीटर स्क्वायर ये गया। तो यहाँ से रो की जो यूनिट आई ओम मीटर आ गई, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ये सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से, कि जैसे कि रेजिस्टेंस है अपने पास, रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो समझ आ रहा है। अब रेजिस्टेंस को सर्किट में किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को सर्किट में या तो ऐसे जोड़ो, डायरेक्टली सीधे जोड़ते जाओ, या फिर सर्किट में ऐसे जोड़ो, एक ऐसे जोड़ दिया, फिर एक ऐसे जोड़ दिया, फिर एक ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो ऊपर वाला कनेक्शन है इसको सीरीज़ कनेक्शन बोला जाता है, नीचे वाला कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। तो देखो सीरीज़ कनेक्शन में होता क्या है, सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम रहती है, मतलब इस वाले रजिस्टर से जितनी करंट पास होगी दूसरे से भी उतनी होगी, तीसरे से भी उतनी होगी, और फाइनली भी उतनी ही निकलेगी और इतनी वापस आ जाएगी, मतलब करंट सेम रहती है। जबकि वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। वोल्टेज क्यों अलग अलग होगा, देखो ये वाला जो टर्मिनल है इस R1 का, वो तो बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, पर दूसरा टर्मिनल तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसका एक टर्मिनल तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, बट दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं है। और जो सेकंड नंबर रेजिस्टेंस है उसका तो एक भी टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली बैटरी से नहीं जुड़े हुए, तो इनका तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों पे अलग अलग होता है, बट एक चीज़ बड़ी कॉमन है,
एक चीज़ बड़ी कॉमन है बच्चों कि जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे दिखाया गया है वी एस, टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना वी एस, तो जो टोटल वोल्टेज होता है वो तीनों के सम के बराबर होगा, तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होता है, तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ड्राइव होने वाली है क्या, सीरीज कनेक्शन में यदि इन तीनों रेजिस्टेंस को आपको कोई आपसे पूछे इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इनकी जगह एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस लगाओ। इक्वलेंट रेजिस्टेंस मतलब समझ रहे हो कि जितना रेजिस्टेंस ये तीनों मिलके क्रिएट कर रहे हैं उतना आप एक रेजिस्टेंस को लगा के क्रिएट करवा सकते हो क्या, तो हम बोलेंगे हाँ बच्चों करवा सकते हैं। तो इसका मतलब अपने को इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इन तीनों को यदि एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि ये सेम करंट को रोकें जितने ये तीनों मिलकर रोक रहे हैं। तो ठीक है देख लेते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो टोटल वोल्टेज होता है वो ऐसे करके सीरीज कनेक्शन में ये होता है, तीनों वोल्टेज का ड्रॉप यदि ऐड कर दोगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो बैटरी से भी करंट कितना निकल रहा है आई, और आर मान लेते हैं आर इक्वलेंट ही हो जाएगा ना जो अपने को निकालना है, इन तीनों को यदि एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना हो तब। और यहाँ पर V1 से भी कितना करंट पास होगा आई, और उसका रेजिस्टेंस कितना R1, सेकंड से भी आई R2, थर्ड से भी आई R3, आई को कॉमन लेके कट कर दो आई गया, और R इक्वलेंट क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि R3 से भी ज़्यादा बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो R4 प्लस R5 कितने भी हों अप टू Rn, ऐसे करके आप डायरेक्ट इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालो इनको ऐड करके। रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेजिस्टेंस कब बोलेंगे, जब रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे वोल्टेज डिफरेंस सेम हो, जब दोनों सिरों पे वोल्टेज डिफरेंस सेम हो, जैसे कि ये फिर ये करके दिखाओ, फिर ये, और इन तीनों के सिरों पे वोल्टेज है V। देखो तीनों पे ही वोल्टेज पॉइंट ए और पॉइंट बी पे देखोगे तो वोल्टेज कितना आएगा V आएगा ना, सब जगह वोल्टेज V आएगा, यानी कि तीनों के एंड्स पे वोल्टेज सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वोल्टेज तो तीनों पे सेम होगा, बट करंट की वैल्यू यहाँ से यदि I करंट पास हुई तो इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2 और इसमें जाएगी I3, और ऐसे करके यहाँ से I1 I2 I3 आएगी, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी I आ जाएगी, फिर I इक्वल टू कितना I1 प्लस I2 प्लस I3। वहाँ पे वोल्टेज ऐड हो रहा था, यहाँ पे करंट ऐड होगा, तो I इक्वलेंट यहाँ पे I नेट क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। V इक्वल टू होता है IR, तो I कितना हो जाएगा V बाई आर, तीनों पे V इक्वलेंट में भी जो वोल्टेज है वो तो यहाँ पे V है, V अपॉन R इक्वलेंट मान लो इसको, और I1 मतलब इस वाले से जो करंट पास हो रहा है उसमें वोल्टेज डिफरेंस तो सेम ही है, V रहेगा, तीनों में वोल्टेज डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ से जो R इक्वलेंट आएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट वो आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आगे समझ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ आ गया। अब मैं एक चीज़ आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि यदि दो सेम रेजिस्टेंस सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में जुड़े हों, जैसे ये 2 है ये 2 है, आपको क्या करना है, सिंपली जितना एक रेजिस्टेंस है उसमें जितने नंबर जुड़े हुए हैं उनका डिवाइड करना है। जैसे 2 में सिर्फ 2 का डिवाइड करना है तो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 ओम आएगा। दूसरा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप नहीं समझे शायद, पर इक्वल होनी चाहिए रेजिस्टेंस, तीन सब अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इस चारों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 5 5 5, और ये 5 है तो इनका यदि इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो पैरेलल में तो आपको क्या करना है, जितना रेजिस्टेंस है वो अपॉन कितने नंबर ऑफ टाइम है, ये एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, यानी कि 5/4 इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस 5/4 आएगा। इसको फॉर्मूले से निकाल के प्रूव भी कर सकते हैं। 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना होता है, 1 अपॉन R1 मतलब 5 है, 1 अपॉन R2 वो भी 5 है, 1 अपॉन R3 वो भी 5 है, 1 अपॉन R5 वो भी 5 है, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 5 ले लिया एलसीएम, ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 अपॉन 5, तो यहाँ से R इक्वलेंट कितना आया 5/4। तो कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो पैरेलल में, कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो पैरेलल में, और यदि उनकी अमाउंट वैल्यू सेम है तो वो कितना हो जाता है, जो पैरेलल में R इक्वलेंट आता है, जो नंबर एक रेजिस्टेंस है उसको नंबर ऑफ टाइम से बस डिवाइड कर दो, उतना ही R इक्वलेंट आएगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि 6 था, दूसरा भी 6 था, ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो इनका जो इक्वलेंट होगा कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है 6, और कितनी बार जुड़ा हुआ है 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 ओम। समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब करते हैं बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बात करेंगे आज, बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाएंगी आज तुम्हारे सामने बच्चों, बड़ी बड़ी बातें फेंक दूँ मैं, फेंक दूँ क्या, घबराओगे तो नहीं, रो वगैरह समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी यार, कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, मैंने इतनी कोशिश करी है उस हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलो अभी बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है, और रेजिस्टिविटी और दूसरी चीज़ है रजिस्टिविटी। तो नंबर एक रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम ऑफ कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एटम,
रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एटम इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की संपत्ति है ये, कभी भी अटक सकता है। तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एटम है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एटम मतलब ये तो हो गया अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड बाई द एटम। जबकि ये क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो क्या काम करती है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करने का काम करती है। इसका ऐसा यूनिट इसकी होती है ओम, इसकी होती है ओम मीटर। ये डिपेंड करती है किस किस पे, रो, एल, ए एंड टेम्परेचर। ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल डिपेंड होगा तो रो अलग अलग होगा सबका, और डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड ये करती है। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट प्रोड्यूस्ड, लिख लो ये मैं बोल रहा हूँ इसको लिखो, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। देखो, एंड टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के एंड टाइम के। तो यहाँ से एच इक्वल टू आता है आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे? करंट, आर क्या है? रेजिस्टेंस, टी क्या है? टाइम। तो आपने देखा होगा ये हीटर की कॉइल जो होती है ना, हीटर की कॉइल जो होती है वो क्या होती है, टाइम के बाद गर्म हो जाती है, एकदम रेड हॉट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यहाँ से करंट फ्लो होता है इसके अंदर से, और ये इस वायर, ऐसी वायर की बनाई जाती है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और यदि इसका रेजिस्टेंस हाई होगा बच्चों, तो ये क्या करेगी, जितना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो कराओगे आप, और इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, करंट भी फ्लो करा रहे हैं इसमें से, तो एक थोड़ी टाइम के बाद इसमें क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हीट होने की वजह से ये एकदम हॉट, रेड हॉट हो जाती है और आपको लाल सी दिखती भी है, और हीट भी प्रोड्यूस होती है बहुत सारी, जिस हीट का उपयोग कर सकते हैं अपन आयरन में। कपड़ों पर आयरन करते हो ना, आयरन करते हो तो कपड़ों में आयरन करने के लिए क्या होता है, उसमें भी ये ही हीटिंग एलिमेंट होते हैं जो नाइक्रोम वायर के बने होते हैं। नाइक्रोम मटेरियल निकल क्रोमियम का बना हुआ है जो कि, तो नाइक्रोम वायर का क्या होता है, एक तो रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट वहाँ पे जनरेट होती है। तो ज़्यादा, एक तो क्या होता है उसका रेजिस्टेंस, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी वजह से वो मेल्ट कर सकता है वायर। तो नाइक्रोम का बनाया जाता है क्योंकि नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो ग्लो करता है, उसके अंदर भी क्या होता है, टंगस्टन वायर होता है। टंगस्टन वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा उसकी वजह से यहाँ पे जूल्स हीटिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी के साथ साथ जो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो ये अपने को क्या देता है, लाइट, यानी कि प्रीकाश, प्रीकाश देता है, ये अपने को प्रीकाश देता है। ठीक है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब क्या आप इसको डेराइव कर सकते हो, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को डेराइव कर सकते हैं क्या, अपन डेरिवेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अभी तक जो फॉर्मूले देखे उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डब्ल्यू अपॉन क्यू था, बिल्कुल था। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या आ जाएगा, वी क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये भी देखा है, ये भी देखा है सर। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, ये भी सही है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वी आई टी, वी आई टी हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। और ये जो वर्क डन है वो ही तो हीट है बच्चों। यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए इतना वर्क डन किया जाता है, उसी को क्या बोलते थे, वोल्टेज बोल रहे थे। बट यहाँ पे जो वर्क डन किया जा रहा है वो क्या है, वो ही तो हीट के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वी आई टी, और ये डब्ल्यू यानी कि ये ही है हीट, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आई टी, हीट ही तो है। और वी की जगह यदि आई आर पुट कर सकते हो तो कर दो, कर दो, यहाँ पे कर दो आई आर पुट, तो वी इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, तो यहाँ से वी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इस फॉर्मूले में v इक्वल टू आई आर होता है, v इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी वाई आर भी तो हो जाएगा। तो इसमें आई की जगह वी वाई आर भी पुट कर सकते हो, एच की जगह, एच में तो एच इक्वल टू वी, आई की जगह वी वाई आर, और टी तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ये दोनों फॉर्मूले हैं हीट के। तो हीट के कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक देखे अपन ने, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला देखा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और थर्ड फॉर्मूला भी देखा एच इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तीनों फॉर्मूले क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट का मैंने एक एग्जांपल बल्ब वाला देख लिया था। दूसरा फ्यूज, आजकल जो यूज होती है वो एमसीबी होती है, वो फ्यूज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है। और पहले के ज़माने में एक ज़माना था,
जब फ्यूज यूज होता था तो एक ज़माने में फ्यूज यूज होता था। फ्यूज ऐसे मटेरियल का बना होता था बच्चों जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता था। तो जैसे इसके अंदर से ज़्यादा करंट ज़्यादा फ्लो हुई, कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में ज़्यादा करंट आ गई, यदि ज़्यादा करंट आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, हीटिंग क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। और हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता था। मेल्टिंग पॉइंट कम होता था, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता था, ये मेल्ट हो जाता था और सर्किट को ब्रेक 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 कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर देता था। तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आ पाती थी और इसकी वजह से अपने सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सुरक्षित बच जाते थे, सुरक्षित बच जाते। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बच्चों। क्योंकि यहाँ पे फ्यूज है और फ्यूज ऐसे मटेरियल का बना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। यदि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा तो इसके अंदर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास होनी थी वो नहीं हो पाएगी और अपने सारे अप्लायंस बच जाएंगे। समझ में आ गई फ्यूज की कहानी, फ्यूज की कहानी, फ्यूज की जुबानी, फ्यूज की कहानी और फ्यूज की ही जुबानी। हीटिंग एलिमेंट मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, गीज़र में, हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इन सब में हीटिंग एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। और जो टंगस्टन होता है, अभी मैंने बताया था टंगस्टन बल्ब में यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग इतना होता है, इतना ज़्यादा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो नहीं पता सर, ये नहीं पता, ये नहीं पता बच्चे तुझे, कैसी बात कर रहा है तू, तू कहाँ से पढ़ के आ रहा है बच्चे। अननोन साइंस में फटाफट अननोन साइंस में ऐसे काम नहीं चलेगा तेरा। अननोन साइंस में भगता हुआ है ना, तू भगता हुआ है ना। यदि तुझे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं पता आज तक तो क्या कर रहा है तू बच्चे। तो पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है और डब्ल्यू क्या होता है, वी इक्वल टू क्यू वाई, नहीं 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 गलत लिख दिया ना, वी इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू, ना कि क्यू वाई डब्ल्यू। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज। तो यहाँ से डब्ल्यू की जगह पुट कर दो, डब्ल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से वी क्यू, वी क्यू आ जाएगा ना, डब्ल्यू की जगह वी क्यू पुट करो, नीचे टी तो है ही, और क्यू अपॉन टी तो कुछ खतरनाक होता है, क्यू अपॉन टी को बोला जाता है करंट। तो पावर होती है वी आई, पावर होती है वी आई, वी आई होती है पावर, पावर क्या होती है वी आई। आओ यहाँ तो v की जगह आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है तो आई आर पुट कर दो, तो आई आर इंटू आई यानी कि पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, या फिर आई की जगह वी वाई आर पुट कर दो, तो यहाँ से v इंटू वी वाई आर तो पावर हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर। अब एक चीज़ मुझे बताओ, हीट का फॉर्मूला डेराइव करना हो आपको तो पावर आप जानते हो, पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। और ये वर्क डन ही तो क्या है, वर्क डन ही तो एनर्जी होती है, एनर्जी यानी कि वो हीट जो प्रोड्यूस हुई थी वो, ये भी तो लिख सकता हूँ पावर इक्वल टू ये हीट अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी वो पी इंटू टी तो आएगी। तो यदि पावर के फॉर्मूले में टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो अभी अपने फॉर्मूले पड़े थे कौन से, हीटिंग इफेक्ट वाले में, हीट के, वो क्या थे, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी एच और वी स्क्वायर बाई आर टी। तो देखो इन तीनों फॉर्मूले, तीनों में वी आई टी, टी का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी टी का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी टी का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आ जाएगी ना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर इसी को बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन क्या है, एनर्जी तो एक तरह से, तो एनर्जी क्या होती है पी इंटू टी, पी इंटू टी। पावर पावर पावर, ओ पावर को रिप्रेजेंट करते हैं वॉट में और टी को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम में, टाइम में, टाइम, और यहाँ टाइम रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड में। तो यहाँ से जो एनर्जी की यूनिट आएगी वो आएगी वॉट सेकंड, वॉट सेकंड एनर्जी की यूनिट आएगी। बट बड़ी यूनिट लेनी होती है, बड़ी यूनिट क्या होगी, वॉट की जगह आएगा किलो वाट और सेकंड की जगह आएगा आवर आर, तो किलो वाट आर। तो एनर्जी क्या यूनिट आएगी, किलो वाट आर, के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच किलो वाट आर होती है इसकी यूनिट, किलो वाट आर होती है इसकी यूनिट। वॉट इंटू सेकंड को क्या बोला जाएगा, वॉट इंटू सेकंड को बोला जाता है, बताओ क्या, बताओ रे बच्चों, एनर्जी की क्या यूनिट होती है, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं होता सर, हमें नहीं पता, और सर जी हम तो घबरा गए। अरे ऐसे मत घबरा बच्चे, वॉट इंटू सेकंड को क्या बोला जाएगा, प्यार से जूल, वॉट इंटू सेकंड को बोला जाता है जूल, क्या बोला जाएगा, जूल, वॉट इंटू सेकंड को जूल बोला जाएगा। और वॉट को यदि किलोवाट में रख दोगे और सेकंड की जगह आवर रख दोगे तो किलोवाट आवर आ जाएगी एनर्जी की यूनिट। किलोवाट का मतलब समझ रहे हो, 1000 वाट, और आर का मतलब समझ रहे हो, एक आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड, एक आवर में 3600 सेकंड। किलोवाट आर का मतलब समझ रहे हो, वॉट इंटू सेकंड में ये वैल्यू यदि निकालनी है तो किलोवाट आर को वॉट सेकंड में चेंज करना हो तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.6 इंटू 10⁻³ और 3.6 इंटू 10⁻6 का, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻6 वॉट सेकंड, जिसको बोला जाता है जूल। और ये किलोवाट आर होती है ना, किलोवाट आर, इसी को बोला जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
जो आपकी मीटर में रीडिंग आती है ना, आप बोलते हो कि 1 यूनिट रीडिंग आ गई, 1 यूनिट मतलब समझ रहे हो ना, 1 किलोवाट आवर एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली। 2 यूनिट आ गई रीडिंग मीटर में, मतलब आपने 2 किलोवाट आवर यूनिट कंज्यूम कर ली। वापस एक बार और समझाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा मुझे, क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी जो आती है वो पावर इंटू टाइम आती है। और एनर्जी इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। जूल यूनिट तब होती है जब पावर को मेजर किया गया हो वॉट में और टाइम को मेजर किया हुआ है सेकंड में। तो वॉट इंटू सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के। एनर्जी की यूनिट है ये जूल, ठीक है। बट यदि मैं पावर को मेजर करूँ किलोवाट में और टाइम को रिप्रेजेंट करूँ आर में, तो किलोवाट आर जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर, एनर्जी की यूनिट होगी और वो क्या होगी, किलोवाट आर, KWH। KWH 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। और 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो यहाँ से जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, 10⁻³ इंटू 3600 वाट सेकंड। वाट सेकंड को क्या बोल रहे थे अभी अपन, जूल। तो इतनी जूल एनर्जी आ गई। तो यहाँ से जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये क्या है, 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। और जो किलोवाट आवर होती है, किलोवाट आवर को ही बोला जाता है यूनिट। जो यूनिट रीडिंग बताता है ना मीटर अपना, वो यूनिट बताता है। और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 2 यूनिट का मतलब होगा 2 किलोवाट आवर, ऐसे होगा। ये सारे न्यूमेरिकल तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट रियोस्टेट की बात कर देते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी मेरे दिल में एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि रेजिस्टेंस को वेरी कैसे करें। रेजिस्टेंस को वेरी कैसे करें, यदि एक सर्किट है जिसमें बैटरी की वोल्टेज तो फिक्स है, बैटरी की वोल्टेज तो फिक्स है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक लगा हुआ है क्या, एमीटर। और वोल्टेज कहाँ पर लगा होता है, हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ये बात पता है। तो वोल्टेज कहीं ऐसे लगा हुआ, ठीक है, वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं है, अमीटर की जरूरत है। अब यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से ही होगा, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, मैं हमेशा ऐसा बना रहा हूँ, तो ये मतलब बड़ा बनाएगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है छोटा बना रहा हूँ, वो नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ऐसे फ्लो हुआ, फ्लो हुआ। अब आप क्या चाह रहे हो कि इसमें करंट के अमाउंट को चेंज कर दिया जाए, या तो करंट के अमाउंट बढ़ा दिया या कम कर दिया जाए। और वोल्टेज तो सेम रखना है, वोल्टेज तो सेम बैटरी लगी हुई है। तो आप रेजिस्टेंस को वेरी करते करंट की अमाउंट बढ़ा सकते हो, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R इक्वल टू क्या होता है, V/I। वोल्टेज तो सेम है, तो यदि करंट की अमाउंट को चेंज करना है तो R को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि I इक्वल टू V/R होता है ना। यदि R बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा, R कम कर दोगे तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब R डिपेंडेंट है, करंट डिपेंडेंट है R पे। यदि वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज सेम है तब। तो आप क्या कर सकते हो, रियोस्टेट का यूज़ कर सकते हो। रियोस्टेट कैसे यूज़ करता है कि इसके लिए 2 टर्मिनल है, ये यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई रहती है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, ये करंट यहाँ से कनेक्शन बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से निकलता है और वापस बैटरी में चला जाता है। तो मतलब कितना रेजिस्टेंस यूज हुआ, सिर्फ इतनी वाली लेंथ यूज हुई। और R इक्वल टू ρ/L/y ये होता है ना, ρ/L/y ये होता है। तो यहाँ पर एरिया वगैरह तो सेम है कॉयल का, और रो तो सेम मटेरियल की बनी हुई कॉयल, बट आपने लेंथ को वेरी करा रहे हो। यदि लेंथ बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए क्या करो, आप इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करो। इसको लेफ्ट साइड यदि शिफ्ट करोगे तो जो करंट फ्लो होगा वो यहीं से, इसी जगह यदि ये आ जाएगी, तो यहीं से इतना वायर ये कवर करते हुए जाएगा, इतना वायर कवर करते हुए जाएगा। और अभी पहले वाले केस में कितना वायर सिर्फ ये कवर कर रहा था, पहले वाले केस में सिर्फ यहाँ से आया तो इतना वाला वायर कवर कर रहा था, और इसके बाद करंट इसमें जा रहा था, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कि पहले यहाँ पे पहुँच रहा है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ से जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा फ्लो है कि वो यहाँ पे जा रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से फ्लो हो रहा है। फिर आपने दूसरे केस में क्या किया, रियोस्टेट को पीछे खिसका दिया, पीछे खिसका दिया और यहाँ पे ले आए इसको। यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ से अब करंट इस पूरे वाले वायर से फ्लो होगा। पूरे वायर से फ्लो होने की वजह से मतलब लेंथ बढ़ा दिया आपने, तो लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और यदि रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सर्किट में जो करंट की वैल्यू, मतलब एम्पियर, जो एमीटर से आप वैल्यू मेजर कर रहे हो वो कम आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा। इस तरह से रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की सभा समाप्त हुई। कोई डाउट हो तो पूछने का अधिकार है। बाय बाय।